आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है साझेदारी खाते और चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। मतलब हम साझेदारी को पढ़ रहे हैं और उसमें जो चैप्टर है वो है नए साझेदार का प्रवेश। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि साझेदार का प्रवेश क्यों कराया जाता है। किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदार का प्रवेश क्यों कराया जाता है, तो उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। जब कभी भी फर्म को विस्तार करना हो, मतलब फर्म को और बड़े लेवल पे ले जाना हो, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और वो भी इस व्यापार में काम करे, पैसा लगाए, जो भी लाभ हो उसका भी हिस्सा कुछ उसे दिया जाए। तो इस उद्देश्य से हम एक साझेदार को प्रवेश देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने कोई फर्म बनाया, आपने एक साझेदारी फर्म बनाया। इस फर्म में दो लोग हैं, ए और बी। ये 2018 में फर्म को बनाया गया। जो भी लाभ होता था दोनों लोग बराबर बराबर बांट लेते थे। लेकिन जब 4-5 साल बीता तो ए और बी को ये समझ में आया कि व्यापार को और बड़े स्तर पे किया जाना चाहिए। मतलब 2023 में ए और बी चाहते हैं कि हम अपने व्यापार को और बड़ा करें। तो व्यापार को बड़ा कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार की ब्रांच खोलेंगे, है कि नहीं? तो जितने ज़्यादा ब्रांच खोलेंगे उस ब्रांच को मैनेज करने के लिए, ब्रांच को संभालने के लिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सोचिए, अगर इस फर्म का कई ज़िलों में ब्रांच हो जाए तो क्या दो ही व्यक्ति सभी ब्रांच को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो उस केस में ये दोनों चाहेंगे ना कि अब हमारे साथ कुछ लोग और अगर जुड़ जाते तो हम लोग अपने व्यापार को बड़े आराम से फैला लेते। तो ऐसे केस में ये लोग चाह रहे हैं कि अब कोई और आ जाए। तो उस केस में ए और बी ने डिसाइड किया कि हम दो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस एक और व्यक्ति को अब ले लेंगे, सी को। तो यही जो सी है ये नया साझेदार कहलाएगा, क्योंकि पहले से कौन कौन था? ए और बी। बाद में कौन आ गया? तो सी तो नया कहलाया ना। तो ये हो गया नया साझेदार। अब जब नया साझेदार आएगा तो जो भी लाभ होगा वो 3 लोगों में बटेगा कि 2 लोगों में? 3 लोगों में। मतलब पहले जब सी नहीं आया था, जब ए और बी था, तो उस समय अगर लाभ 6 रुपया होता तो उसमें से 3 रुपया ए को मिल जाता और 3 रुपया। लेकिन सी के आने के बाद अगर लाभ 6 रुपया होगा तो उस केस में 2 रुपया मिलेगा। यही ना? इसका मतलब जो लाभ बंट रहा था सी के आने से पहले, उसमें ए और बी को 3-3 मिल रहा था, और सी के आने के बाद ए और बी का कितना मिलने लगा? तो 1-1 रुपया कम हो गया कि नहीं? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश होने पर साझेदारों का जो लाभ बांटने का अनुपात होता है वो बदल जाता है। क्योंकि पहले था 1/2 और 1/2, तो आधा आधा। अब कितना हो गया? 1/3, 1/3, 1/3। क्योंकि बराबर बांटेंगे तो 1-1-1 होगा, और बटा लगाने के लिए अनुपात का योग कर देते हैं। जितना आता है वही बटे में लिख देते हैं।
तो इसका मतलब जब कोई फर्म में एक नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो जो पुराने साझेदार लाभ को बांटते थे उनके बीच में बंटवारा जो भी होता था वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो बदला कि नहीं बदला? तो नए साझेदार का प्रवेश क्यों होता है ये तो आपने देखा। व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाने के लिए या व्यापार को पूंजी की अगर आवश्यकता हो जाए तो हम किसी नए व्यक्ति को अपने व्यापार में साझेदार बना लेते हैं। ये बात समझ में आ गया क्यों साझेदार का प्रवेश कराया जाता है। अब जब साझेदार का प्रवेश होगा तो लेखांकन पे क्या क्या असर पड़ेगा? किस पे? लेखांकन पे क्या क्या असर पड़ेगा? तो लेखांकन का मतलब क्या? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब कि उस फर्म का जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा, तो वही चीज़ हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदारी की फर्म के लेखांकन पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आगे हेडिंग बता करके उसको लिखवाते हैं। किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्याएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस फर्म का जब लेखांकन किया जाएगा तो लेखांकन करते समय कौन कौन सी समस्या होगी, उन्हीं समस्याओं के बारे में अब बात करेंगे। बाद में भी लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, लिख के कहाँ जाएंगे। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्या जो होगी वो 7 समस्याओं के बारे में लिखा गया है। यही 7 प्रकार की लेखांकन समस्याएं होती है ज़्यादातर जब कोई नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है। तो पहला है नया लाभ हानि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करना। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल आपको दिखाया गया था वहाँ पर साफ साफ बताया है कि ए और बी जब थे तो लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटते थे। बाद में जब नया साझेदार सी आ गया तो लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटते हैं। मतलब यहाँ 1/2 1/2 बांटते थे और यहाँ 1/3 1/3 1/3 बांट रहे हैं। तो सी के प्रवेश के बाद जो नया लाभ हानि अनुपात है वो 1/3 1/3 1/3 है, ये प्रश्न में बता दिया। और सी के प्रवेश से पहले फर्म में ए और बी थे और उनका लाभ अनुपात 1/2 और 1/2 है, ये भी प्रश्न में बता दिया। यहाँ तक पता है। लेकिन क्या आपको इस एग्जाम्पल में ये दिखाई दे रहा है कि सी के प्रवेश के बाद ए और बी ने कितना त्याग किया है? प्रश्न में दिख रहा है क्या कि ए और बी ने कितना त्याग किया? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए पहले पाता था 1/2 और अब पाने लगा 1/3। मतलब ए का पुराना भी अनुपात दिया है, प्रश्न में पुराना अनुपात दिख रहा है कि नहीं? और ए का नया अनुपात भी दिख रहा है। लेकिन पूरे प्रश्न में कहीं पर भी ये तो दोनों दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं? लेकिन पूरे प्रश्न में कहीं पर भी त्याग का अनुपात दिख रहा है क्या? त्याग तो नहीं दिख रहा है ना। तो फिर अगर त्याग का अनुपात नहीं दिख रहा है तो त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा कि नहीं? त्याग का अनुपात का मतलब होता है साझेदार के द्वारा छोड़ा गया लाभ का हिस्सा। त्याग का मतलब क्या होता है? साझेदारों के द्वारा छोड़ा गया लाभ का हिस्सा।
साझेदार अपने लाभ का हिस्सा जितना छोड़ते हैं उसी को हम त्याग का अनुपात कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब अगर कोई फर्म में नया साझेदार आएगा तो उस फर्म का लेखांकन करते समय सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? त्याग का अनुपात। ये बात क्लियर हो गया? अगर नया अनुपात न दिया होता तो फिर हमें नया अनुपात भी तो निकालना पड़ेगा। मतलब लेखांकन समस्या में आपको नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा, उसके साथ साथ क्या निकालना पड़ेगा? त्याग के अनुपात की गणना। इस पॉइंट में कहीं किसी को कोई डाउट है? आगे इसके ऊपर प्रैक्टिस पूरा कराया जाएगा, लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि किसी साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ये आप लोगों का अति लघुत्तरी जो प्रश्न आता है उसमें पूछ भी सकता है कि किसी साझेदार के प्रवेश पर किन्हीं 4 लेखांकन समस्याओं का वर्णन कीजिए या 5 लेखांकन समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यही पॉइंट आपको लिख के बताना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरा क्या होगा? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन। क्या होगा? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। मतलब जब नया साझेदार प्रवेश किया है तो उसके प्रवेश के समय फर्म की ख्याति क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप फर्म की ख्याति निकालेंगे तो उसी को बोलेंगे मूल्यांकन। जब आप फर्म की ख्याति निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मूल्यांकन। और फिर उस ख्याति में किसका कितना हिस्सा है, कौन कितना लेके आएगा, उसको कौन कैसे बांटेगा, तो उसको बोलेंगे लेखांकन। ठीक है? ख्याति क्या होता है? तो ख्याति का मतलब होता है व्यापार का मार्केट में रेपुटेशन क्या है। मतलब व्यापार के साथ कितना ज़्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं। जिस व्यापार में जितना ज़्यादा कस्टमर जुड़ते हैं उस व्यापार की ख्याति उतना ज़्यादा होती है। किसी व्यापार को यदि आप नाम के माध्यम से जानते हैं, लोगों के मुंह से अगर सुनते हैं, तो वह उस व्यापार की ख्याति ही कहलाती है। जब कोई व्यापार प्रारंभ किया जाता है तो जिस वर्ष में जिस दिनांक को प्रारंभ किया जाता है उस वर्ष में उस व्यापार की कोई भी ख्याति नहीं होती है, क्योंकि जब व्यापार कोई भी खुलता है तो उस व्यापार के पास एक भी ग्राहक नहीं होते हैं। लेकिन वो व्यापार धीरे धीरे चलते चलते अपने प्रोडक्ट के द्वारा, अपने व्यापार के मालिक के द्वारा, अपने व्यापार के कर्मचारियों के कुशल व्यवहार के वजह से मार्केट में काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। तो कुछ समय के बाद उस व्यापार की ख्याति बन जाती है। तो फिर ख्याति कितना बना ये निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो ख्याति निकालने के लिए कुछ विधियों को बताया जाएगा। किसको बताया जाएगा? विधियों को। तो अभी जब आगे हम ख्याति को पढ़ाने लगेंगे, ख्याति के मूल्यांकन को पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको विधियों के भी बारे में बताया जाएगा कि ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधियों को अपनाया जाता है। नाम आपको बता दे रहे हैं, वर्णन उसके ऊपर आगे करेंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन के समय जो विधियां लागू की जाती हैं वो पहला है औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि, तीसरा है पूंजीकरण विधि, चौथा है वार्षिकी विधि, और उसी में एक आगे जुड़ता है 5वां छिपी हुई ख्याति। इन 5 तरीकों से आप फर्म के ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करने के बाद उसका फिर क्या करेंगे? लेखांकन। जैसे ये व्यापार 2018 में बनाया गया था, ये साझेदारी फर्म 2018 में बनाया गया, तो इस साझेदारी फर्म का 2018 में कोई भी ख्याति नहीं रहा होगा, लेकिन 2023 में इसकी कुछ न कुछ ख्याति अवश्य होगा। तो कितना ख्याति, तो वो जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। तो दूसरी लेखांकन समस्या ये होती है, ख्याति को निकाल के उसका लेखांकन करना। तीसरा क्या है? फर्म की संपत्तियों
व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? फिर से मूल्य निकालना, फिर से मूल्य निकालना। जब ए और बी व्यापार को प्रारंभ किए थे तो उस समय व्यापार में कुछ संपत्तियां खरीद के लाई गई होंगी, फर्म में कुछ संपत्तियां खरीद के लाई गई होंगी। जैसे इस फर्म के लिए जमीन खरीदा गया होगा 2 लाख रुपए का, इसी फर्म के लिए फर्नीचर खरीदा गया होगा 3 लाख रुपए का। तो सोचिए, ये जमीन और ये फर्नीचर 2018 में खरीदा गया था कि नहीं? और 2023 में जब आप आएंगे तो क्या जमीन का मूल्य 2 ही लाख रुपया रहेगा? बढ़ जाएगा। मान लीजिए जमीन का मूल्य 5 लाख हो गया। कितना हो गया? 5। और फर्नीचर जो आप 3 लाख रुपए का खरीद के लाए थे, क्या फर्नीचर का मूल्य 2023 में भी 3 लाख रुपया रहेगा क्या? कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। फर्नीचर का मूल्य कम हो जाएगा। फर्नीचर माने यही लकड़ी का सामान। तो सोचिए, लकड़ी का सामान अगर आप खरीद के 2018 में लाए होंगे तो 2023 में उसका मूल्य कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा सर। 5 साल में घुन लग जाएगा, ऐसे ही मचर मचर करेगा, बैठ जाएंगे तो पता लगा टूट ही गया। तो क्या जितने रुपये खरीद के लाए उतने में बेच लेंगे क्या? तो इसका मतलब फर्नीचर का मूल्य कम हो गया। मान लीजिए 1,50,000 रुपया हो गया। तो सोचिए, नए साझेदार का प्रवेश 18 में हो रहा है कि 23 में हो रहा है? 23 में हो रहा है। तो जब नए साझेदार का प्रवेश हो रहा था तो आपने देखा कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है और कुछ संपत्तियों का मूल्य घट रहा है। किन संपत्तियों का मूल्य बढ़ा? तो आपने देखा तो जमीन का मूल्य कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से बढ़ गया। तो वो 3 लाख रुपया फायदा कि घाटा? ये 3 लाख रुपया फायदा हुआ। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का मूल्य 3 लाख से कम हो गया, कितना हो गया? तो कितने रुपए से कम हो गया? तो ये घाटा कि फायदा? ये घाटा। अब अगर फाइनल एडजस्ट कर दें तो क्या निकल के आएगा? फाइनली फायदा ही तो निकल के आएगा। अंत में क्या निकलेगा परिणाम आपका? तो अंत में फायदा ही होगा। कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का। अब बताइए, जो 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ है, ये 2018 से 2023 के बीच का सफर तय करने की वजह से हुआ है कि किसी और वजह से? 18 से 23 के बीच के सफर का है परिणाम। तो 2018 से 23 के बीच में फर्म में कौन कौन काम कर रहा था? ए और बी। तो इस फायदे को कौन कौन लेगा? किस रेशियो में लेंगे? पुराने अनुपात में। बात समझ में आई नहीं? तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी नया साझेदार फर्म में आएगा तो जिस दिन आएगा उस दिन पहले पुराने साझेदार अपने व्यापार की सभी संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जिस दिन आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन पुराने साझेदार अपने व्यापार की सभी संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्य निकालेंगे और मूल्य निकाल के देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि जो भी लाभ हानि होगा उसको पुराने साझेदार अपने में बांट लेंगे। बात क्लियर हो गया? तो फर्म की संपत्ति का और दायित्व का मूल्यांकन करना पड़ता है जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तब। बात क्लियर हो गया? कोई डाउट इन तीनों पॉइंट में? कुछ भी नहीं है? लिखने लायक तो कोई चीज़ है नहीं ना? हाँ, छापिए फापिएगा नहीं। फिर है फर्म के संचय, अवितरित लाभ तथा लाभ हानि खाते का हस्तांतरण। संचय, अवितरित लाभ और लाभ हानि खाते का हस्तांतरण। अब ये संचय क्या है, ये अवितरित लाभ क्या है और ये लाभ हानि खाता क्या है, इनकी बात करते हैं। संचय का मतलब होता है लाभ से निकाल के रखा गया पैसा। संचय
जो होता है वो आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे लाभ से निकाल कर रखा गया पैसा। बात समझ में आया? यस सर। सोचिए, फर्म बनाई गई थी 2018 में, तो 2018 के अंत में लाभ होगा फर्म को यस सर। या फिर हानि होगा। अगर हानि होगा तो हानि की केस में संचय नहीं बनेगा, लेकिन लाभ होगा तो संचय बनेगा। सोचिए, 2018 में अगर लाभ 20,000 रुपये का हो और उस 20,000 में से 5,000 रुपया उठा के कहाँ रख दिया जाए? संचय में। ऐसे ही 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी पैसा रखा गया। कितना कितना? 5,000, 5,000, 5,000, तो कुल मिला के कितना हो गया? 25,000। तो 2023 में टोटल पैसा कितना दिख रहा है संचय में? 25,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 25,000 रुपया जो संचय में दिख रहा है वो 18, 19, 20, 21, 22 के लाभ में से निकाल के रखा गया है कि कहीं और से? लाभ में से। तो ये 18, 19, 20, 21, 22 का जो लाभ था, उस लाभ को बांटने का अधिकार ए और बी को है कि ए बी सी तीनों को है? ए और बी को है। बहुत सही। सिर्फ किसको है? तो हम कह सकते हैं कि किसी साझेदार के प्रवेश के समय, कब? प्रवेश के समय फर्म में जो भी संचय दिखाई दे रहा है वो संचय लाभ से बनाया गया संचय होता है, और लाभ में हिस्सा पुराने साझेदारों का ही होता है। इसलिए संचय में भी जो पैसा दिखेगा वो भी किसका होता है? पुराने साझेदारों का। बात समझ में आया? यस सर। तो संचय में जो भी पैसा दिखेगा उस संचय को हम हस्तांतरित कर देंगे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। कहाँ हस्तांतरित करेंगे? पूंजी खाते में। किस अनुपात में? तो पुराने लाभ हानि अनुपात में। बात समझ में आ गया? अवितरित लाभ का मतलब होता है कि फर्म को लाभ हुआ लेकिन साझेदार आपस में बांटे नहीं है, बल्कि फर्म में बना के रखे हुए। अगर कोई नया साझेदार आया तो बांट लिया जाएगा, है कि नहीं? और ये है हानि। हानि भी होगा तो जब लाभ को साझेदार ले रहे हैं तो हानि को भी तो साझेदार ही लेंगे। अगर लाभ को साझेदार ले रहे हैं तो हानि को कौन लेगा? साझेदार। तो हानि का भी हस्तांतरण कर दिया जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। तो अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि किसी साझेदार के प्रवेश के समय फर्म में दिखाई देने वाले संचय, अवितरित लाभ व लाभ हानि का हस्तांतरण करना। बाकी डिटेल डिस्कस सभी टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। अभी कंप्लीट इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है वो बताया जा रहा है। ये बात समझ में आ गया? बोलिए। इसको लिखेंगे क्या? मिटा दें? चलिए, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फर्म की कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन। कौन सी संपत्तियां? तो कृत्रिम संपत्तियां क्या होती हैं? कृत्रिम संपत्तियां क्या होती हैं? किसी को मालूम है? इंग्लिश में बोलते हैं फिक्टिटियस असेट्स। कृत्रिम संपत्ति का मतलब वो संपत्ति जिसका कोई विक्रय मूल्य ना हो। कृत्रिम संपत्ति का मतलब वो संपत्ति जिसको बेच के एक भी रुपया प्राप्त न किया जा सके। जिन संपत्ति को बेचकर, जिन संपत्तियों को बेचकर एक भी रुपया प्राप्त न किया जा सके, उन संपत्तियों को कृत्रिम संपत्ति कहते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए क्या होगा? तो उदाहरण के लिए हो जाएगा विज्ञापन। जब आप कोई हैवी नेचर का
प्रचार पे खर्चा करते हैं तो वो आपका कृत्रिम संपत्ति में आता है। डेबिट बैलेंस लाभ हानि खाते का मतलब हानि, क्या हानि, ये सब किस में आते हैं? कृत्रिम संपत्तियों में। तो कृत्रिम संपत्तियां जो भी दिख रही हैं, जैसे 2018 में कोई प्रचार कराया गया था और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके कराया गया था, वो संपत्ति के रूप में दिखाया गया। कौन सी संपत्ति के नाम से? कृत्रिम संपत्ति। कृत्रिम संपत्ति के नाम से। 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23 में कौन आ रहा है? नया साझेदार। तो नया साझेदार जब आता है तो वो कहता है कि फर्म में जितनी भी फर्जी संपत्तियां दिखाई दे रही हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे आप लोग के घर में जब कोई नया व्यक्ति आता है तो घर की जितनी भी फर्जी चीज़ें होती हैं सबको ख़त्म कर देते हैं। करते नहीं हैं? यस सर। किसी के भैया की शादी हो, भौजी आ रही हो तो घर पे कैसे सफाई करते हैं? करते हैं ना। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि भौजी आए तो कोई भी कूड़ा करकट घर में उनको दिखाई ना दे। तो वैसे ही नया साझेदार समझ लीजिए ए और बी की भौजी है। अगर वो आ रहे हैं तो जो भी अचड़ा कचड़ा संपत्ति दिख रहा है उसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। उसी को बोलते हैं अपलेखन। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अकाउंट में शब्द स्टैंडर्ड तो लिखना ही पड़ेगा ना, लेकिन हम अपनी बोलचाल भाषा में उसी को खत्म करना कहते हैं। तो अपलेखन माने खत्म करना, मतलब कृत्रिम संपत्तियों को खत्म कर देना। कैसे किया जाएगा? जब इसके ऊपर टॉपिक पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको समझाया जाएगा। बात क्लियर हुआ? यस सर। अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है। अगला पॉइंट है पूंजी का समायोजन। और पूंजी का समायोजन दो प्रकार से होता है। एक, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना। मतलब जो नया साझेदार आ रहा है वो जितना भी पूंजी लेके आ रहा है उसी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना कर दीजिए। मतलब नया साझेदार 1/4 भाग के लिए आ रहा है और 1/4 भाग के लिए जितना भी वो पैसा दे रहा है उसी के आधार पर पुराने साझेदारों की भी पूंजी लगनी चाहिए। जैसे अगर 1/4 सी ले रहा है, कौन? सी ले रहा है, तो बचा हुआ कौन लेगा? ए और बी। तो बचा हुआ 3/4 है कि नहीं? बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया। समझिए नहीं कैसे, आया सर। ध्यान दीजिएगा। ये जो नीचे बटे में लिखा जाता है ना, ये होता है संपूर्ण हिस्सा। ये क्या होता है? संपूर्ण हिस्सा। संपूर्ण हिस्सा। संपूर्ण हिस्से में से 1 रुपया कौन ले लिया? सी ले लिया। सी ले लिया। तो सोचिए 4 में से 1 रुपया कौन ले लिया? सी ले लिया। तो कई रुपया बचा? 3 रुपया बचा। 3 रुपया बचा ना। तो फिर वो 3 रुपये को कौन लेगा? ए और ए और बी लेंगे। तो बचा हुआ हिस्सा कितना? 3। कई रुपया में से बचा है? 4 में से। तो 3/4। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो 1/4 के लिए अगर ये व्यक्ति 40,000 रुपया लगा रहा है, कितना लगा रहा है? 40,000। तो इसी के पूंजी के आधार पर इन पुराने साझेदारों की पूंजी निकालना है कि नहीं? क्योंकि इस लाभ को पुराने साझेदार ही तो लेंगे। यस सर। बोलिए, यस सर। अब बोलबे नहीं करेंगे। जी सर लेंगे। पुराने साझेदार लेंगे ना। यस सर। तो इनकी पूंजी के आधार पे इनकी पूंजी निकालिए। तो इनकी पूंजी के आधार पे निकालने के लिए क्या करेंगे? 40,000 को इनके रेशियो से उल्टा तो कितना आ जाएगा? 1,60,000। 1,60,000 रुपया कुल पूंजी आ रही है कि नहीं? यस सर। कुल पूंजी कितना? 1,60,000। ये कुल पूंजी कैसे मालूम हो गया उसको समझिए। अभी हमने बताया था बटे में जो लिखा होता है वो होता है संपूर्ण हिस्सा। यही बताए थे ना, संपूर्ण हिस्सा होता है ना। तो सोचिए संपूर्ण हिस्से में से कितना भाग सी पा रहा है?
एक भाग के लिए 40,000 रुपया ला रहा है, एक भाग के लिए 40,000 रुपया ला रहा है, तो 4 भाग माने कितना? तो एक भाग 40,000, 2 भाग 80,000, 3 भाग 1,20,000, 4 भाग 1,60,000 हुआ कि नहीं? तो चाहे कटबैठी से निकाल लीजिए और चाहे इसे उल्टा कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। बोलिए, है कि नहीं? कुल भाग कितना था? 4 में से एक कितना किसने लिया था? तो 3 भाग बचा था कि नहीं? एक भाग के लिए उसने कितना रुपया दिया था? 40,000। तो बचा हुआ 3 भाग के लिए कितना देना पड़ेगा? 4 तिहाई 12, 1,00,000। तो 1,20,000 ए और बी ले आए, ए और 40,000 सी ले आए, तो 1,60,000 हो जाएगा कि नहीं? तो इसको बोलते हैं नए साझेदार के पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित करना। ऐसे ही दूसरा होगा, पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निकालना। तो ये 2 तरीके से निकाला जाएगा, उल्टा नहीं करेंगे। तब उस केस में क्या करते हैं, प्रश्न में ए और बी की पूंजी दिया रहेगा। जैसे ए की पूंजी दिया है 40,000, बी की पूंजी दिया है 60,000, तो कितनी पूंजी हो गई? 1,00,000। 1,20,000 नहीं, कितना हो गया? 1,00,000। और नए साझेदार का पूंजी नहीं पता है, वही निकालना है आपको, है कि नहीं? नए साझेदार की पूंजी सोचिए, फर्म में 1/4 भाग के लिए आ रहा है कि नहीं? फर्म में 1/4 भाग के लिए आ रहा है कि नहीं? तो 4 में से 1 भाग कौन ले लिया? सी ने ले लिया। अब पूंजी कितना ला रहा है नहीं पता है, हमें अब नए साझेदार का पूंजी निकालना है। तो कितना पूंजी लाएगा ये नहीं पता, तो हम कहेंगे कि 4 में से 1 भाग कौन ले लिया? तो बचा हुआ भाग कितना? तो हम कहेंगे 3/4 भाग के लिए इन लोगों ने कितनी पूंजी लगाई है? 1,00,000। 3/4 भाग के लिए कितना लगाए हैं? तो फिर इसको उल्टा कर दें, तो 1,00,000 को उल्टा कर दीजिए, तो माने 4/3। गुणा करेंगे तो 4,00,000 आएगा। 4,00,000 को 3 से भाग दे दीजिए, 1,33,333.33 आता चला जाएगा। ये कुल पूंजी हुआ। ये क्या हुआ? कैसे कुल पूंजी हुआ? अगर पूछें तो जवाब दीजिएगा क्योंकि कुल भाग से गुणा किया गया है। कुल भाग 4 था ना, तो कुल भाग से गुणा करेंगे तो कुल पूंजी ही आएगा। तो कुल पूंजी फर्म की कितनी? 1,33,333 रुपया 33 पैसा, यही आया। जिसमें 1,00,000 कौन लगाया है? पुराने साझेदार। तो कितना नए वाले साझेदार को लाना पड़ेगा? 33,333.33। इसको हटा करके 33,333 रुपया। आया बात समझ में कि नहीं? अभी तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व करा जाएगा, ये तो आपको हिंट केवल दे रहे हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है। इसके बाहर से क्वेश्चन कभी भी नहीं आता एग्जाम में, और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। हर साल कोई भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इस साल में ना पूछा गया हो, हमेशा पूछता है। क्लियर हो गया? छठा पॉइंट, लास्ट हमारा कौन सा पॉइंट है? संयुक्त समायोजन। अब संयुक्त जीवन बीमा पत्र क्या होता है? तो संयुक्त से ही समझ में आ रहा है सम्मिलित। और जीवन पत्र माने समझ रहे हैं ना, जीवन बीमा पत्र, लाइफ इंश्योरेंस। LIC लीजिए, वो भी किसी एक साझेदार का नहीं, संयुक्त माने सभी साझेदारों का। सभी साझेदारों का LIC करा दीजिए, ए और अब कौन आ रहा है? तो जो LIC कराई गई है वो LIC तो ए और बी का है ना। जिस दिन सी आएगा वो भी हिस्सा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो समायोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस केस में हम इस संयुक्त जीवन बीमा का समायोजन भी करना सीखेंगे, और उसी पॉइंट के साथ ये हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट? इससे बाहर
इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। यही आप नोट करके रखे रहिएगा कि क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को नया अनुपात और त्याग की अनुपात की गणना के बारे में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया। ख्याति का मूल्यांकन करना और लेखांकन करना पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? यस सर। संपत्तियों व दायित्वों का मूल्यांकन करना पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? यस सर। तो एक तरीके से 3 पॉइंट पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अभी दोबारा भी आपको पढ़ाया जाए। जो नोट करने लायक आपको चीज़ें लग रही हैं नोट कर लीजिए, जो अंडरलाइन करने लायक वाली चीज़ें लग रही हैं अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे एक एक स्टेप पे फिर से डिस्कस करेंगे कि लाभ हानि अनुपात और त्याग का अनुपात कैसे निकाला जाता है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कैसे कैसे किया जाता है। इन सभी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए पहले।